विकास पे प्रभाव पड़ता है। बात सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया नेहा। तो ये तीनों ही बातें क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है व्यक्ति के विकास को भी और ऑफ कोर्स उसके सीखने को भी। तो तीनों ही सही हो गए, किसी को भी नेगेटिव नहीं मान सकते, इसलिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही सही है, जो कि 86% लोग दे भी पा रहे हैं जवाब। ठीक है, इतनी बात या कोई दिक्कत परेशानी है इस बात को समझने में? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सिर्फ एक क्यों जब दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तो फिर दो क्यों? तीनों सही होने चाहिए, तो डी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है असर्शन यानी एक कथन है और उसका रीजन यानी कारक दिया हुआ है। ये क्वेश्चंस खूब आते हैं ऑनलाइन एग्जाम में, ऑफलाइन में भी इस बार आ सकते हैं क्योंकि नए तरह के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड एंश्योर पॉजिटिव चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस फॉर ऑल स्टूडेंट्स, यानी अभिभावक और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वो बचपन में या बाल्यावस्था में सकारात्मक अनुभव बच्चे को दे सके, क्योंकि आपके सिगमंड फ्रॉइड भी कहते हैं और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो ये मानते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं जो ये मानते हैं कि जो बच्चे के या व्यक्ति के बचपन के अनुभव है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, उसकी पूरी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं आगे आने वाले जीवन की। तो हम ये कहेंगे कि बिल्कुल अगर बचपन सुहाना होगा या अच्छा होगा तो बच्चे की जो लर्निंग है और पेरेंट्स और टीचर्स का उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप बच्चे को बिना मतलब बुली ना करें, उसकी सेल्फ एस्टीम पे प्रभाव ना डालें बहुत ज्यादा नेगेटिव, मतलब उसको अपॉर्चुनिटी दें, ये सारे काम, मतलब एक अच्छा अनुभव हो उसको बचपन का। बात तो सही है, बट हमारे जैसे विकासशील देश में या इवन दुनिया में भी बहुत बार ऐसा होता है कि बचपन, ठीक है, सारे एक्सपीरियंसेस अच्छे होते नहीं है, बट कोशिश करनी है, ये बात सही है। रीजन क्या है, कारण क्या है? चाइल्डहुड इज अ सेंसिटिव पीरियड ऑफ डेवलपमेंट स्पेशली फॉर कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट। भाई जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था कब से कब तक हम मान रहे हैं? 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड है 2 से 6 वर्ष और 6 से 12 वर्ष है आपकी लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, उत्तर और पूर्व और उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो इसका रीजन ये है कि जो बाल्यावस्था है वो विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, एक सेंसिटिव पीरियड है, एक क्रूशियल पीरियड है, एक क्रिटिकल पीरियड है, कोई भी शब्द यूज किया जा सकता है, याद रखिएगा, है ना। तो जब एक सेंसिटिव पीरियड है, इंपॉर्टेंट पीरियड है, और स्पेशली किसके लिए? संज्ञानात्मक, यानी हमारे दिमाग के विकास के लिए। वो बॉर्नवीटा का एड सुना होगा ना, बच्चे के 90% दिमाग का विकास 5 साल की उम्र तक हो जाता है। मतलब जो हमारा संज्ञान है, कॉग्निटिव, हमारी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इन सब पे यानी हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट जो है बहुत क्रूशियल टाइम है बाल्यावस्था उसके लिए। इमोशनल डेवलपमेंट यानी हमारे इमोशंस, अगर हमने बचपन में बहुत मारपीट या बहुत ही सेक्सुअल अब्यूज किसी ने देखा है या कुछ, और आप युद्ध वाली जगह पे रह रहे थे, मान लीजिए इस समय पे आप सीरिया में हैं, और जो लोग आप बाद में उनकी कहानियां सुनेंगे बड़े होकर उन बच्चों की, तो आपको एक अलग इमोशनल एस्पेक्ट देखने को मिलेगा। तो जो हमारा संज्ञान है, जो हमारे संवेग है, हमारे इमोशंस हैं, जैसा हम महसूस कर रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियड होता है बाल्यावस्था उन दोनों के लिए ही, कि उनका ठीक से विकास हो, बैलेंस्ड हो पाए चीजें। दोनों ही बातें सही है। 92% लोग सही जवाब भी दे पा रहे हैं, तो आपका वैसे भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो वाला जो है जवाब रहता है कि कुछ समझ ना आए तो बोथ है या नारा ट्रू कर दो, बट सारे क्वेश्चंस में ये लागू नहीं होता, तो ध्यान से करना है, ठीक है ना। हाँ, जैसे अभी मणिपुर में है कोई, तो सिचुएशंस क्या हुई? डिफिकल्ट हो गई, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे बोथ है, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये ध्यान से पढ़ लेना, अगर यहाँ आई एन इन लिखा होता और ये इनकरेक्ट हो जाता तो जवाब तुरंत बदल जाता, ठीक है ना। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सोशलाइजेशन ऑफ वेरी यंग चिल्ड्रन, यानी बहुत छोटे बच्चे। बहुत छोटे बोले तो 3 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, तो बहुत छोटे बच्चों के लिए सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही नहीं है, नहीं लिखा है, सही है, पढ़ के समझना जरूरी है, आधा काम वहीं खत्म है। स्कूल प्राइमरी एजेंसी होता है, स्कूल तो सेकेंडरी एजेंसी होता है, गलत हो गया। फैमिली इज दी प्राइमरी एजेंसी, हाँ बिल्कुल, जब छोटे बच्चे हैं और सबसे पहले जो है प्रमुख कह लीजिए, या हम कहिए प्राथमिक संस्था जो है, पहली संस्था कि आप दुनिया की समझ, दुनिया में कैसे रहते हैं, उसको सामाजिकरण कहते हैं। दुनिया के तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून सीखना, वो सामाजिकरण की प्रक्रिया में है कि मनुष्य एक सामाजिक बीइंग प्रॉपर बन पाता है। तो ये क्या है? फैमिली इसमें प्राइमरी रोल या प्राइमरी एजेंसी है, प्राथमिक वाहक है सामाजिकरण की, बात ठीक है। पीयर ग्रुप इज दी प्राइमरी एजेंसी, देखिए परिवार के बाद है जो भी है, फिर स्कूल सेकेंडरी है, नेबरहुड भी अगर स्कूल के साथ आ रहा है तो सेकेंडरी हो जाएगा। प्रिंट मीडिया इज दी प्राइमरी, नहीं भाई सेकेंडरी होगा प्रिंट मीडिया, तो फैमिली प्राइमरी होती है, बाकी सब साइड में। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि आप लोग जवाब सही दे भी पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार। मिक्स्ड क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसा नहीं होने वाला कि बस मुश्किल क्वेश्चन या बस आसान क्वेश्चन, ना पेपर में ऐसा कभी होता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ऐसा लग सकता है आप लोगों को कि इजी लगे कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि तैयारी अगर अच्छी होती है तो मैं आसान लगती है चीजें। According to Jean Piaget's theory of cognitive development, at which stage do children begin to understand that objects
डू नॉट सीज टू एग्जिस्ट व्हेन दे आर आउट ऑफ साइट। यानी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। यानी पिताजी अगर शहर में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पिताजी टाटा बाय बाय फिनिश या है ही नहीं दुनिया में, है ना? समझ पा रहे हैं ना बात को? या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई खिलौना है, अगर वो आंखों के सामने नहीं है तो ऐसा नहीं है वो खिलौना एग्जिस्ट नहीं करता, या मम्मी अभी कुछ देर के लिए बाहर गई है तो मम्मी एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होता। आपको पता है जब इसका लैक पूछे यानी इस चीज की कमी कब होती है तब भी सेम आंसर है, और जब ये अचीव हो जाता है तब भी सेम आंसर है। आंसर क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज। पता नहीं आप लोग इसमें क्यों गलती करते हैं, ये हर साल सवाल आता है और हर साल मैं देखती हूँ कि लोग गड़बड़ करते हैं। बी ऑप्शन क्यों लग रहा है आपको? भाई अचीवमेंट भी इसी स्टेज में है। इसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो परमानेंट हो गया बच्चे के दिमाग में, यानी उसको पता चल गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट परमानेंट है, मतलब मेरे सामने नहीं है तब भी वो चीज एग्जिस्ट करती है ना? तो शुरुआत में जब 8 महीने तक लगभग ये चीज नहीं पता होगी बच्चे को, कोई चीज उसके सामने नहीं है, वो उसके बारे में या उसके लिए नहीं रोएगा, उसको लगेगा खत्म, सामने नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो गया। लेकिन 8 महीने के बाद ये चीज अचीव होनी शुरू हो जाती है और इस स्टेज के अंत तक आते आते ऑब्जेक्ट परमानेंस पूरी तरह से आ चुकी होती है। चलती रहती है आगे प्रक्रिया, लेकिन यही वो स्टेज है जिसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव भी होती है और लैक भी होती है। अगर पूछे वस्तु स्थायित्व के गुण की कमी, तब भी जन्म से 2 वर्ष ही आंसर है, और वस्तु स्थायित्व का गुण कब आ जाता है तब भी यही आंसर है, क्योंकि इसी स्टेज के अंत तक आते आते ये गुण आ जाता है और इसी स्टेज के शुरुआत में इसकी कमी होती है। तो कृपा करके प्री ऑपरेशनल स्टेज इसमें ना लगाएं जब भी बात किसकी हो रही है? ऑब्जेक्ट परमानेंस की हो रही है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का कोई नाता है ही नहीं। 7 से 11 वर्ष, फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15 वर्ष। पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF आपको याद रखना है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। ए ऑप्शन यहाँ सही था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। आज थोड़ा स्पीड में जवाब देने, फटाफट से पोल आएगा और फटाफट से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। अ चाइल्ड प्लेइंग विद पेबल्स, यानी एक बच्चा है जो वो पिट्ठू नहीं होते, कंकड़ों से खेल रहा है, पिट्ठू से खेल रहा है, ठीक। डिस्कवर्स दैट 2 सेट्स ऑफ 2 पेबल्स ईच एड अप टू अ टोटल ऑफ 4। दिस एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड इज बेस्ट टर्म्ड एज, यानी एक बच्चा है जो कंकड़ों से खेलते हुए या पिट्ठू से खेलते हुए, सबने खेला बचपन में, एक बच्चा यह खोजता है कि 2 कंकड़ों के 2 समूह मिलकर 4 कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। यानी जब मेरे पास 2 पिट्ठू हैं यहाँ रखे हुए, 2 हैं यहाँ, ऐसे करते थे ना उछाल के, बड़ा खेलने में मजा आता था। तो अगर हम बात करते हैं तो इस 2 के सेट को और इस 2 के सेट को अगर हाथ में उछाल के 2 आ गए और फिर 2 और ले लिए साथ में तो 4 बन गए, यानी इन 2 और 2 का सेट मिलकर के 4 बनाता है। इसीलिए पियाजे कहते हैं कि बच्चा लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है, एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज है, क्योंकि वो अपने एनवायरमेंट से अपने दिमाग की, अपनी दुनिया की समझ बना रहा है। अब उसको पता चल रहा है 2 और 2 मिलकर के 4 होते हैं। अब ये क्या है? अब उसको पता है कि ये वैसे तो 2 का सेट ये है और 2 का सेट हो सकता है ये दूर रखे हो, लेकिन फिर भी मिलकर के क्या बनाते हैं? ये 4 बनते हैं। इसका मतलब कौन सा गुण आ गया बच्चे में? कंजर्वेशन का। सेंट्रेशन थोड़ी है, ये तो डिसेंटर किया है उसने, और डिसेंटर करना आ गया यानी कंजर्वेशन अचीव कर लिया। सेंट्रेशन तो ये होता है नहीं ये 2 अलग है, ये 2 अलग है, मिलके 4 हो ही नहीं सकते। सेंट्रेशन मतलब होता है एक ही चीज पे सेंटर्ड है थॉट, जबकि यहाँ डिसेंट्रेशन हुआ है जिसकी वजह से कंजर्वेशन अचीव हुआ है। बात सही है कि नहीं है? बताओ फटाफट से, फटाफट बताओ। हाँ, मैं तो आज भी खेल लेती हूँ, दीपशिका कह रही हूँ। बहुत बड़े दीपशिका, मैं भी कभी खेलूंगी, गोवा जाऊंगी एक दिन और मैं ये खेलूंगी, लेकर के जाऊंगी, वहां नहीं होते होंगे तो। बस ऐसा फील आया कि मतलब समुद्र के आसपास खेला जा सकता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये गोवा के प्लान्स लोगों के बनते रह जाते हैं, जीवन चला जाता है, गोवा नहीं जा पाते हैं, बट मैं जाऊंगी एक दिन। देखिएगा ईगो सेंट्रिज्म की अगर हम बात करें, आत्म केंद्रीयता, यानी सेल्फ सेंटर्ड है बच्चा। सेल्फ सेंटर्ड होता तो यहाँ पे सेल्फ सेंटर, खुद को सेंटर से हटा करके वो बाहर की चीजों को सेंटर में रख पा रहा है यहाँ। तो ऐसा नहीं कि उसको जो पसंद है वही सबको पसंद होना चाहिए, ठीक है ना? बात एकदम सही है तलेब, ठीक। ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंट हो गया। ये थोड़ी हुआ है कि किसी ने वो पिट्ठू या पेबल्स छिपा लिए हैं और बच्चे को अभी भी याद है कि वो पेबल है, दे दो, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो ये संरक्षण है, कंजर्वेशन है, जब बच्चे को समझ में आने लगता है कि जो क्वांटिटी है या फिर शेप और साइज के बदल जाने से, शेप क्या है? 2 पेबल्स को आपने दूरी पर रख दिया, 2 पास को रख दिया। अब शेप और साइज के बदलने से क्वांटिटी सेम रहती है, वो 4 ही रहेंगे चाहे कुछ भी कर लो। 3 को एक साथ रखो, 1 को अलग रख दो, रहेंगे वो टोटल 4 ही। तो ये कंजर्वेशन है, संरक्षण है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और कब आता है कंजर्वेशन? कोई बताना पसंद करेगा? किसी की इच्छा हो रही है कंजर्वेशन को बताने की? कब आता है कंजर्वेशन? आपको पता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, सी फॉर कंजर्वेशन, सी फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। 3 चीजें एक साथ आती हैं, मतलब इस स्टेज में आती हैं। कंजर्वेशन यानी संरक्षण, दूसरा होता है क्लासिफिकेशन और तीसरा होता है सीरिगेशन। ये CCS यूनिवर्सिटी से आपको याद कराया था और क्लियर है इतनी बात हमको। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, नेक्स्ट समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निशा एंश्योर्स टू फिनिश गिवन होमवर्क टू अवॉइड। एक काम करो यार, वो लैपटॉप ले आओ, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। उधर करके चेयर देखो एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, निशा एंश्योर्स टू फिनिश गिवन होमवर्क टू अवॉइड द शेम दैट शी मे बी सब्जेक्टेड टू बाय हर टीचर फॉर नॉट डूइंग होमवर्क। As per Lawrence Kohlberg's theory of moral development, this represents reasoning at dash stage। यानी निशा एक बच्ची है और निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है। निशा एक बच्ची, एक स्टूडेंट, एक लर्नर है जो अपना होमवर्क इसलिए सुनिश्चित कर रही है करना कि क्योंकि अगर वो होमवर्क नहीं करेगी तो उसका टीचर जो है वो उसको शर्मिंदगी महसूस करा सकता है, या फिर टीचर ने कहा है, और टीचर क्या है यहाँ पे? अथॉरिटी है। तो अथॉरिटी की बात मानना है, जिम्मेदारी हो जाती है एक तरह से। तो अगर हम बात करें यहाँ ये ऑप्शन 62% लोग कह रहे हैं। चलिए समझते हैं। तो अगर हम बात करें, निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदगी से बचा जा सके। यानी अथॉरिटी का अप्रूवल चाह रही है निशा, है ना। निशा, हमारे यहाँ भी एक बच्ची है जो कि आजकल नहीं आ रही है, कोल्ड की वजह से उनको छुट्टी दी हुई है, कहीं उनको भी कोल्ड ना हो जाए। यहाँ हो चुका है कई लोगों को कोल्ड। देखिएगा, तो अगर हम बात करें तो ये प्री कन्वेंशनल कह रहे हैं। कन्वेंशनल में पनिशमेंट से बचने के लिए आप आज्ञा का पालन करते हैं। क्या यहाँ कहीं भी पनिशमेंट की बात हुई? नहीं हुई, है ना। पनिशमेंट की बात नहीं हुई। यहाँ बात शेम की हुई या अथॉरिटी की बात को मानने की हुई। तो ये लॉ एंड ऑर्डर स्टेज हो गई। ये गुड बॉय नाइस गर्ल भी नहीं है ना। यहाँ पे वो अथॉरिटी को मानने की बात कर रही है कि टीचर की बात माननी चाहिए, और वो नहीं मानेंगे तो फिर अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये कन्वेंशनल स्टेज है, ये सेकंड लेवल है। प्री कन्वेंशनल में तो सिर्फ टीचर की बात माननी, कोई फर्क नहीं पड़ता माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए, उसको पनिशमेंट मिलेगी इसलिए वो होमवर्क पूरा करेगी। यहाँ पे ये नहीं लिखा पनिशमेंट मिलेगी। शर्मिंदगी कंफ्यूजन होगी आपको थोड़ी थोड़ी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। लेव वाइगोस्की's theory mainly focuses on explaining the impact of dash on dash development। यानी वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः डैश डैश के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। यानी किस चीज का प्रभाव किस चीज पर पड़ता है, किस चीज का प्रभाव किस चीज के विकास पर पड़ता है, ये पूछा गया है। कल्चरल टूल्स, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, इन तीनों में से कुछ होगा। तो कल्चरल टूल्स का इम्पैक्ट ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि बच्चे के संज्ञान, उसकी समझ पे, उसके संज्ञानात्मक विकास पर कल्चर का, उसकी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, ये बात वाइगोस्की कहते हैं। रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात ना प्याजे करेंगे ना, यानी बच्चों को संकेत और इशारे देकर उपयुक्त सहायता प्रदान करेंगे, टेम्परेरी हेल्प देंगे, स्कैफोल्डिंग देंगे। बात तो सही लग रही है, फिर भी बाकी ऑप्शंस चेक करेंगे। रेस्ट्रिक्ट कोलैबोरेशन एंड डिस्कशंस अमंग स्टूडेंट्स। अब जो लोग ठीक से प्रैक्टिस नहीं करते या लैंग्वेज को पढ़ के समझ नहीं पाते, उनके लिए ये कंफ्यूजिंग हो सकती है। बच्चा जहां अटके उसको हिंट दो, उसको हाफ सॉल्व प्रॉब्लम दो, स्टेप में मदद कर दो जहां अटके। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। स्कैफोल्डिंग होती है टेम्परेरी हेल्प, बच्चा जहां अटके उसको मदद करो। क्वेश्चन नंबर 9 है अप्रकेंद्रित है जो कक्षा जहां बच्चे को सेंटर में रखा गया है वो किस चीज पे फोकस करेगी। ऐसा क्लासरूम जहां पे बच्चा सेंटर में है वहां फोकस किस चीज पे होगा। टीचर्स प्रेफर्ड स्टाइल ऑफ टीचिंग है, टीचर को कैसे मजा आता है पढ़ाने में, टीचर के द्वारा अपनी मर्जी से सेलेक्ट किए हुए मेथड। फिर चाइल्ड सेंटर तो बची नहीं क्लास। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन जॉन डुई ने दिया है, और लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं वो। लर्निंग सोशल होती है, बच्चे एक्टिव होते हैं, ये सारी बातें होती हैं। और ये कह रहे हैं टीचर चूज कर ले तो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम होगी, लर्नर सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड तो बची नहीं, बाल केंद्रित तो बची नहीं। फिर आता है हम बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे की स्टाइल के अकॉर्डिंग मेथड चूज करते हैं, ना कि टीचर का अपना जो मन कर रहा है उस स्टाइल को चूज करेगा। कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, यानी पाठ्यक्रम को पूरा करना, मतलब बस यही एम है हमारा कि हम सिलेबस को कंप्लीट कर दें। ये भी बच्चा सेंटर में नहीं है, या सिलेबस सेंटर में हो गया, सब्जेक्ट सेंटर्ड हो गई क्लासरूम, ये भी एक तरह से टीचर सेंटर्ड का ही फॉर्म हुआ एक। एग्जाम सेंट्रिक, अगेन बच्चा सेंटर में नहीं है। और प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ता हुआ, बेहतरी के लिए प्रोग्रेस हो रही हो जिसमें। तो स्टूडेंट्स ओपिनियंस एंड एक्सपीरियंस, यानी बच्चे सेंटर में है, विद्यार्थियों के मत यानी वो क्या सोचते हैं और उनके अनुभवों को सेंटर में रख के उस तरह की एक्टिविटीज डिजाइन की जाती हैं, तभी वो क्लासरूम प्रोग्रेसिव क्लासरूम कही जाएगी। और प्रोग्रेसिव क्लासरूम में जॉन डुई ने कैसे स्कूल्स खोले, क्वेश्चन आ चुका है पहले, लैब स्कूल्स खोले। चलिए आगे बढ़ेंगे, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव रहते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है इस पे कि क्या प्रोग्रेसिव क्लासरूम में या चाइल्ड सेंटर क्लासरूम में कौन एक्टिव रहता है, सिर्फ टीचर, सिर्फ बच्चा, या दोनों? तो दोनों एक्टिव रहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, हार्वर्ड गार्डनर से क्वेश्चन होता है और एक ही व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की इंटेलिजेंस हो सकती है, बस लेवल अलग होगा। भाई ऐसा थोड़ी मैं गाना नहीं गा सकती या मान लीजिए मैं कोई और काम नहीं कर सकती, बट हो सकता है जो टीचिंग का या लिंग्विस्टिक एबिलिटी है वो मेरी बेटर हो किसी और एबिलिटी से, इंट्रापर्सनल से या फिर म्यूजिकल इंटेलिजेंस से। तो ये क्या हुआ, अलग अलग लेवल ऑफ इंटेलिजेंस पाया जा सकता है अलग अलग बुद्धि के प्रकार के अनुसार। तो मतलब गार्डनर ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो अलग अलग लेवल का या अलग अलग काइंड की बुद्धि और अलग अलग लेवल पे रखते हैं। मतलब मात्रा भी अलग अलग हो सकती है बुद्धि की और कई प्रकार की बुद्धि भी हो सकती है। 8 प्रकार की बुद्धि की इन्होंने बात की है एज पर एनसीईआरटी, वैसे तो ज्यादा है। मल्टीपल इंटेलिजेंस बहुबुद्धि का सिद्धांत है, ये आईक्यू टेस्ट को नहीं मानते, या फिर हम कहें इन्होंने कहा बुद्धि कोई सिंगल एबिलिटी या सिंगल एंटिटी नहीं है, कोई एक तत्व नहीं है, एक सिंगल फैक्टर बुद्धि नहीं है, मल्टीपल हो सकती है बुद्धि के प्रकार और आईक्यू ये बात जज नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, ग्रुप टेस्ट। टेस्ट को ये महत्व नहीं दे रहे कि जो आपने आईक्यू टेस्ट में स्कोर कर लिया उससे पता चलेगा इंटेलिजेंस का, नहीं भाई। हो सकता है किसी का आईक्यू टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर ना हो सकता है वो म्यूजिक में बहुत अच्छा निकल जाए या किसी और फील्ड में अच्छा निकल जाए। तो लोग अलग अलग प्रकार से बुद्धिमान हो सकते हैं, ऐसा गार्डनर कह रहे हैं, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है अकॉर्डिंग टू कॉन्टेम्परेरी थियरीज, यानी समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार, यानी आज के समय में जो चल रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ क्लासरूम एनवायरनमेंट फैसिलिटेट्स कॉग्निशन, संज्ञान को बढ़ावा कौन सा एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट देता है। संज्ञान बोले तो हमारा दिमाग, हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, हमारी मेंटल स्किल्स, तो हमारे बच्चे की समझ के विकास को बढ़ावा कैसा एनवायरनमेंट देगा, कराएंगे, डोंट वरी। अभिलाषा बताइए, ए ऑप्शन कह रहे हैं कितने परसेंट लोग, 66% लोग। चलिए समझते हैं। आप कह रहे हैं प्रिंट रिच एंड रिसोर्सफुल, यानी मुद्रक संपन्न, यानी जहां पे प्रिंट हो, क्लासरूम में चार्ट्स हो, पेंटिंग्स हो सकती हैं या फिर आपके 3D मॉडल्स हो सकते हैं, यानी प्रिंट रिच मटेरियल आपका क्लासरूम होना चाहिए, बात तो सही है। फिर आते हैं रिसोर्सफुल, यानी संसाधन हो कक्षा में, या फिर संसाधन कम भी है तो आप उनको जो भी आसपास है उसको संसाधन के रूप में यूज करना जानते हो, इससे बच्चे का संज्ञान बेहतर होता है, बात सही है। लेकिन फिर भी ढूंढते हैं फियरफुल एंड थ्रेटनिंग, डरावने माहौल में कहां से बच्चे का कॉग्निशन डेवलपमेंट अच्छा होगा, कॉग्निटिव इनएक्सेसिबल एंड एक्सक्लूजनरी, यानी बच्चा क्या नहीं कर सकता, एक्सेस ही नहीं कर सकता बहुत सारे मटेरियल को, तब भी कोई फायदा नहीं है। डिडक्टिक एंड टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, जबकि चाइल्ड सेंट्रिक चाहिए हमें और सिर्फ रूल से एग्जाम्पल की तरफ कोई चला जाए, ये कहना गलत होगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर कि मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण हमको एनवायरमेंट देना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। अब ये क्या कहता है, जेंडर। जेंडर क्या है भाई, अगर हम बात करें जेंडर की, तो जेंडर क्या है, बिना पोल के ही जवाब दीजिए। तो पोल वाले भाई साहब को खांसी और जुकाम का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए हम निशा को नहीं बुला रहे हैं आजकल, क्योंकि यहाँ और लोग पहले से ही अफेक्टेड है कोल्ड से, उसको भी हो ही जाएगा, मुझसे इनको हो गया, बस हमारी मेड जो है वो बची हुई है अभी। हाँ, अब ये बढ़ जाएगा, बस आपको ये देखना है विशाल के किस सेक्शन में कम आ रहे हैं नंबर, है ना। अभी हम काम करने वाले हैं। जेंडर इज, जेंडर क्या है, एक होता है सेक्स, दूसरा है जेंडर। तो हमें पता है जेंडर क्या है, आपको बताया था जीएस। जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, शेप्ड बाय सोशल स्ट्रक्चर्स, सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है क्या, जेंडर। बात सही है या नहीं है, बिल्कुल सही है भाई। अगर हम बात करें जेंडर किसने बनाया, लड़कियां ये काम करेंगी, लड़के वो काम करेंगे, समाज के द्वारा। जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट या जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, ठीक है। टोटली डिटरमिन्ड बाय हेरिडिटी, हेरिडिटी से तो सेक्स डिटरमिन होगा या बायोलॉजी से तो सेक्स डिटरमिन होगा कि आप बॉडी से मेल हैं फीमेल हैं, वो बायोलॉजी है आपकी। जबकि जेंडर तो समाज में बनाए गए रूल्स हैं, ये कपड़े महिलाएं पहनेंगी, ये काम महिलाएं करेंगी, पुरुष करेंगे, समाज ने बनाया है। जेनेटिक्स का यहाँ कोई रोल नहीं है, कोई इनेट क्वालिटी नहीं है अंदर से, है ना। तो ये कई लोग कहते हुए आपको मिल जाएंगे, नहीं महिलाएं अच्छा खाना बनाती हैं। भाई जब जनरेशन से महिलाओं से खाना बनवाओगे तो वो ऑफ कोर्स उस चीज का प्रभाव पड़ेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो नेचुरली उस चीज में अच्छे हो जाएंगे। कोई भी काम आप अगर एक्सपीरियंस से, और ज्यादा मौका किनको मिल रहा है, फीमेल्स को मिल रहा है किचन में मम्मी के साथ रहने का, तो वो ऑटोमेटिकली ही उस चीज का, तो उसमें ये नहीं है कि वो इनेटली अच्छी है, ये कोई इनेट क्वालिटी हो गई। एनवायरमेंट का उसमें बहुत बड़ा रोल है, जेंडर समाज का बहुत बड़ा रोल है जेंडर पे। तो शेप्ड बाय सोशल स्ट्रक्चर्स यानी ए ऑप्शन, सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा एक बार, क्या कहता है ये, इन जीन पियाजेस थियरी, पियाजे की थियरी के अनुसार द एबिलिटी टू वर्क विद सिंबल्स टू रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट प्रेजेंट इज कॉल्ड, यानी जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है। मतलब
अगर पेन मेरे सामने नहीं है तो मैंने लिख दिया पेन, PEN, पेन। आपको समझ तो आ गया ना, पेन की बात हो रही है, आपको समझ आ गया पेन की बात हो रही है। या रेड मेरे सामने नहीं है बट मैंने रेड लिख दिया, या ब्लू लिख दिया, मान लो रेड तो चलो ये कलर ही है, ब्लू लिख दिया। या फिर मैंने कहा नहीं आपको, बट आप देखते हैं रोड पे सिंबल लगा हुआ है कि भाई यहां से टर्न नहीं लेना है, तो आप समझ गए ना। किसी कोई खड़ा थोड़ी स्पेशली कहा है नहीं इधर नहीं मुड़ना है, नहीं मुड़ना है, ऐसा नहीं है ना। मतलब सिंबल्स के थ्रू सीखना कब आता है? ये आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। सिंबॉलिक एज जिसको हम कह रहे हैं, सिंबॉलिक जो फंक्शन है जिसको सीमियोटिक फंक्शन कहते हैं, वो आपका 2 से 7 वर्ष में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है पियाजे के अनुसार, कि हम सिंबल्स के माध्यम से सीखने लगते हैं। अब वो हैरी पॉटर की तरह झाड़ू लेकर के और हैरी पॉटर की तरह उड़ने की कोशिश हो सकती है, शक्तिमान करके घूमना हो सकता है, वो सब क्या है? सिंबॉलिक है। कुछ हद तक देखा जाए तो मतलब छोड़िए, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। तो ये सीमियोटिक फंक्शन है। सीमियोटिक फंक्शन बोले तो लाक्षणिक प्रकार्यता है, यानी सिंबल्स के थ्रू फंक्शन करना। जो चीज सामने नहीं है उसको सिंबल्स के माध्यम से क्या करना? रिप्रेजेंट करना। जैसे हम भगवान की पूजा भी करते हैं तो वो सिंबॉलिक ही तो है। मूर्ति जो है एक तरह से, अगर मेरी अपनी समझ है ये, तो वो सिंबॉलिक है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? सिमियोटिक फंक्शन है। ये सामने ना होने पे भी किसी चीज को हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं अपने ब्रेन में। सिमियोटिक भी बोलते हैं इसको, सिंबॉलिक भी बोल सकते हैं। मैंने पहले कहीं ना कहीं आपको सिमियोटिक बताया होगा अगर आपने सारे सेशंस ध्यान से देखे हैं। रिवर्सिबल थिंकिंग ये सब का कोई लेना देना यहाँ है नहीं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा और ध्यान से जवाब दीजिएगा। क्या कहता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक आकलन। एक होता है समेटिव असेसमेंट जिसको हम योगात्मक आकलन कहते हैं, एक है फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको रचनात्मक कहते हैं। रचना मतलब क्रिएटिविटी, कुछ एक्टिव होने की बात चल रही होगी, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें फॉर्मेटिव असेसमेंट की, तो इसके बारे में FA नहीं होता स्कूल में, FA1 FA2 आजकल टर्म टेस्ट में बदल दिए हैं। कौन सी बात सही है? अब ये बात याद रखिएगा, फॉर्मेटिव में बच्चे को एक्टिव रखना होता है, ठीक, और ये फीडबैक के लिए होता है, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। वही समेटिव एंड में होगा और वो जजमेंट के लिए ज्यादा है अगर देखा जाए तो हमें फीडबैक ढूंढना है, कहां मिलेगा? पहला ऑप्शन है इंड्यूसिंग कॉन्टिन्यूअस थ्रेट टू फेलियर अमंग स्टूडेंट्स। बच्चों में डर का माहौल पैदा कर दो फेल होने के नाम पे। ये इसका पर्पस नहीं होता। कंपेयर करना ये भी पर्पस नहीं होता किसी भी आकलन का, स्पेशली फॉर्मेटिव का तो नहीं ही है। समेटिव में एक बार को पॉसिबल है बट वो भी उद्देश्य नहीं है उस चीज का। सी ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग सो दैट सपोर्ट कैन बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंगली। विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके। यानी जब आप फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? ये भी 3 प्रकार का होता है। हम कहते हैं, मतलब ये नहीं, पूरा ओवरऑल असेसमेंट को हम 3 प्रकार में विभाजित कर देते हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग जो फॉर्मेटिव का पार्ट है, असेसमेंट एज लर्निंग जो कि फॉर्मेटिव का पार्ट है। तो अभी आपके सामने ये पोल आया हुआ है, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग चल रहा है। भाई आपको पता लग सके, मुझे फीडबैक मिल सके प्रोग्रेस का, और कहां सपोर्ट की जरूरत है, किस क्वेश्चन में ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत प्रोवाइड की जा सके। फीडबैक के लिए ये होता है, लेबल करना, कैटेगराइज करना नहीं। ये सब एक बार को समेटिव में संभव है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, आपका फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है ये, अपने संज्ञान, अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। तो ये बात फॉल्स है, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि 84% लोग जवाब दे भी पा रहे हैं, विच इज वेरी नाइस। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, अच्छे क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ADHD की अगर हम बात करते हैं, जिसको अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार कहा जाता है, यानी अटेंशन में कमी है। वाओ, वेरी नाइस। आज सारे काम जो है बढ़िया चल रहे हैं। एक काम करते हैं, अभी इलेक्ट्रिक कट है, उससे पहले इंटरनेट में दिक्कत चली रही है कई दिनों से, तो या तो आज का सेशन यही चलो हो गया, फाइनली कट समाप्त हो गया। अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। तो अगर हम बात करें 16th क्वेश्चन पे थे हम लोग, आपकी क्लास में क्यों बफरिंग होती है? सोनिया, कुछ दिक्कत यहाँ से चल रही है, कुछ सिस्टम का प्रॉब्लम है या इंटरनेट का प्रॉब्लम है, कुछ तो स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट कुछ तो टेक्निकल ग्लिच है, उसको कल रिजॉल्व कराएंगे। ये मैं देख रही हूँ बाकी क्लासेस में भी दिक्कत हो रही है, ऐप पर भी, मेरे ही सेशन में सिर्फ, तो ये रिजॉल्व हो जाएगा एक आध दिन में, होपफुली कल तक हो जाएगा, क्योंकि मजा खराब हो जाता है पूरा। इतनी एनर्जी मैं भी यहाँ से लगाती हूँ, आप भी वहां बैठे होते हैं, और सिर्फ बफरिंग की वजह से जो ये दिक्कत हो रही है, ये पहले हुई नहीं है पिछले ऑलमोस्ट 7 सालों में, और अभी ये हो रही है। तो देखते हैं, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि लगातार इस तरह की कोई समस्या रही हो, तो एक बार चेक कराएंगे, उसको पता करेंगे, चलेगा। अभी 16th क्वेश्चन चल रहा था, अभी 15 मतलब 30 का सेट है पूरा, आपको देखने हैं कि आप 25+ लेकर के आए एटलीस्ट। तो कहानी समझेंगे,
एक बार ये स्टार्ट हो जाए भाई साहब, इतने में पानी पी लेती हूँ। और इतने आप बताइए जीवन में क्या चल रहा है, कैसी चल रही है पढ़ाई। कहानी सुनो। कोई गा रहा है क्या? 15th क्वेश्चन वापस से समझा दो। अभी समझा देंगे यार, क्यों टेंशन लेते हो, काहे टेंशन लेते हो। गले की बैंड बजी हुई है। इंग्लिश पेडागोजी सब कराएंगे यार, डोंट वरी, डू नॉट वरी एट ऑल। देखिएगा हम क्या कर रहे थे, टेस्ट लगा रहे थे। देखना एक बार, हम थे क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखो जादू हो गया, वहीं से निकल गया एक और क्वेश्चन। और हमको कलम और चाहिए, जो कि हम यहाँ से ले लेंगे और फिर हम आज की कहानी को कंटिन्यू करेंगे। कोई बात नहीं, ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बॉलीवुड को याद करेंगे हम। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 15 कोई कह रहा था, दोबारा से समझा दो यार। लैंग्वेज डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कोई रिलेशन नहीं है, ये कहना गलत है, क्योंकि रिलेशन है। इवन जो आपका दिमाग का विकास है, उसमें भाषा का विकास बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है। आप, मैं और आप कैसे अपनी समझ बेहतर कर पा रहे हैं यहाँ, लैंग्वेज के थ्रू ही ना। ये पढ़ करके, समझ करके, सीख करके, चर्चा करके। भाषा तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे संज्ञान के विकास में। और ये कह रहे हैं रिलेटेड नहीं है, तो ए तो सही था लेकिन बी तो गलत है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा और क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि एडीएचडी वाले बच्चे की अगर हम बात करें तो कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक है जो टिपिकली, एडीएचडी एक तरह का डिसऑर्डर है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो बच्चों में अटेंशन की कमी हो जाती है और बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। तो आपको देखना है फोकस्ड रहते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। भाई इनको फोकस की तो दिक्कत है, क्योंकि अटेंशन में डेफिसिट है, न्यूनता है, कमी है, ध्यान एक जगह पे टिका नहीं पाते, तो ये तो गलत हो गया। स्लो एक्टिविटी लेवल्स, स्लो नहीं होते ये तो, कुछ जरूरत से ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। इनको बेचैनी इतनी होती है, सीट पे उछलते कूदते रहेंगे, या फिर इनसे टिक के नहीं बैठा जाता, ज्यादा देर तक एक जगह पे अटेंशन होल्ड नहीं कर सकते, ध्यान लगा नहीं सकते, यानी इम्पल्सिव होते हैं। इम्पल्सिविटी पाई जाती है एडीएचडी वाले बच्चों में। जनरली आवेगशीलता होती है, ये टिक करके नहीं बैठ पाते, ज्यादा देर तक अपना ध्यान एक जगह पे नहीं लगा पाते। इम्पल्सिविटी इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक है या विशेषता है। हाई लेवल ऑफ टास्क ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन तो दूर की बात है, ये ध्यान ही नहीं लगा पाते ज्यादा देर के लिए, तो इनको छोटे छोटे समय अंतराल में तोड़ करके, टाइम इंटरवल्स में कोई टास्क कराना चाहिए। तो ये एक बात हो गई। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा एक बार, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17। ये कहता है which of the following statement is correct in context of learning disabilities such as dyslexia, dyscalculia, etc. यानी कि कौन सा कथन अधिगम और क्षमताओं के बारे में, यानी डिसलेक्सिया क्या है, पठन वैकल्य, यानी रीडिंग डिसऑर्डर है डिसलेक्सिया। बच्चा 6 को 9 पढ़, कारकों की वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, यानी न्यूरोलॉजिकल वायरिंग जो है डिफरेंट होती है डिसलेक्सिया वाले बच्चे की, और साथ में एनवायरमेंट का भी कुछ रोल उसमें हो सकता है कि उस टेक्निक से उसके साथ डील ही नहीं किया गया जिस तरह से वो सीख सकता था। तो दोनों का रोल होता है इसमें। ऐसा नहीं कि इनके दिमाग में कोई कमी है, आईक्यू में कमी है, बट वो न्यूरोलॉजिकल वायरिंग, उनकी ब्रेन की तंत्रिका तंत्र की जो वायरिंग है वो डिफरेंट होती है नॉर्मल से। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, और ये लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द किसने दिया था, सैमुअल किर्क ने 1960s में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन, यानी समावेशी शिक्षा की बात हो रही है, इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद हैविंग हियरिंग इंपेयरमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, यानी श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा अधिगम का तरीका प्रभावशाली नहीं होगा, बताइएगा। पहला ऑप्शन है विजुअल काइनेस्थेटिक, यानी जिस बच्चे को देखने में, वैसे हियरिंग इंपेयरमेंट, देखो नॉर्मल हियरिंग एबिलिटी हमारी ह्यूमंस की क्या होती है, जिनको इंपेयरमेंट नहीं है, 0 to I think 20 dB के बीच में, अगर आप सुन पा रहे हैं, डेसिबल्स की जब हम बात करते हैं, यूनिट है मेजर करने की
साउंड को, तो आप नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही 20 के प्लस जाएगा, 21 से ऊपर जाते जाते ही मतलब हम कहेंगे कि हियरिंग इम्पेयरमेंट शुरू हो गया बच्चे को। अब शुरुआत में माइल्ड होता है, फिर वो अगर ज्यादा है, जिसमें जितना हाई डीबी पे उसको सुनने में आवाज आती है, उतना ही हम कहेंगे कि हियरिंग इम्पेयरमेंट है। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है 0 to 20 dB आई थिंक, ठीक है ना। और अगर हम बात करें 20 dB तक होता है, हाँ 0 to 20 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो विजुअल काइनेस्थेटिक तो आप बच्चे को कुछ दिखा सकते हो पिक्चर, अगर सुनने में दिक्कत हो रही है कोई एक्टिविटी करा सकते हो साथ में। बात कौन सा सही नहीं है ये पूछा है, लेक्चर देना। अब बच्चे को सुनने में दिक्कत होती है और आप उसको लेक्चर मेथड में क्या होता है, बस आप बोलते ही तो हैं, तो ये गड़बड़ है। बी ऑप्शन यहाँ हमें सही लग रहा है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, बच्चों को आप एक्टिविटी भी करा रहे हो, बात सही है। मल्टी सेंसरी यानी मल्टीपल सेंसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अगर सुन कम भी पा रहा है तब भी वो बाकी एक्टिविटीज अपने सेंसेस के थ्रू टच करके, फील करके, देख करके एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है, वो भी बात सही है। अब हालांकि इन्होंने क्या किया, ये क्वेश्चन किसी तो सेट में कभी तो आया हुआ है, कह दिया कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इनके लिए बेटर नहीं है, बट ये गलती है बोर्ड की। मतलब यहाँ पे लेक्चर से बेटर या लेक्चर से ज्यादा डिफिकल्टी एक्टिविटी बेस्ड में नहीं होगी, लेक्चर में दिक्कत ज्यादा होगी बच्चे को, या तो उसको लेक्चर मेथड में आपको फिर उसको ऑडियो डिवाइसेस देने पड़ेंगे। तो ये बोर्ड की मर्जी है कि इन्होंने मान लिया है कि एक्टिविटी बेस्ड होगा जवाब, लेकिन यहाँ पे जो बेटर ऑप्शन है वो लेक्चर मेथड है, तो हम लेक्चर के साथ ही जाएंगे। हाँ, ऐसा कभी रेयर केस में हो जाता है कि गड़बड़ हो जाए, या ये एक आध क्वेश्चन बोर्ड का कई बार होता है कि वो मानते हैं तो फिर उसी को मानने लग जाते हैं ऑप्शन को, और कई बार अगले सेशन में ही यानी अगले एग्जाम में ही सेम क्वेश्चन आ जाता है और एनरिचमेंट प्रोग्राम होना चाहिए। बट ठीक है, अलाउइंग स्टूडेंट्स टू परस्यू इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, कि वो खुद से इंडिपेंडेंटली बहुत सारे काम कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, क्योंकि उनका इंटेलिजेंस का स्तर अच्छा होता है, बात सही है। कंसीडरिंग फ्लेक्सिबिलिटी फॉर करिकुलम एक्सेलरेशन, ये बात भी सही है। लेकिन सबको एक डंडे से हाँको, यानी मानकीकृत पाठ्यचर्या जो सबके लिए है वही इनके लिए है, थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। एनरिचमेंट करिकुलम भी इसमें लाने चाहिए, ताकि कुछ चैलेंजिंग, कुछ डिफरेंट इनके पेस के अकॉर्डिंग, नहीं तो ये बोर्ड महसूस करते हैं यदि क्लास स्लो चल रही हो तो। क्यों? क्योंकि इनको चीजें जल्दी समझ में आती हैं। गलत है यहाँ पे कि सभी के लिए एक ही करिकुलम हो गया, और स्पेशल नीड्स को हम समझ ही नहीं पा रहे। स्पेशल मतलब गिफ्टेड बच्चा है तो उसकी भी नीड्स को समझना एक तरह से वही हुआ। तो गिफ्टेड बच्चे की 3 प्रकार होते हैं जनरली, जिसको हम प्रतिभाशाली कहते हैं। एक होता है इंटेलेक्चुअली ब्राइट, है ना, ये समझना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। इंटेलेक्चुअली ब्राइट, जिसको सबसे ज्यादा माना जाता है कि भाई ये गिफ्टेड है, मतलब जनरली गिफ्टेड का मतलब हम यही समझते हैं कि आईक्यू ज्यादा होगा, इंटेलिजेंस का स्तर ज्यादा होगा, जल्दी समझने का चीजों को, क्यूरियोसिटी ज्यादा होगी, मेमोरी अच्छी होती है, लैंग्वेज पे पकड़ होती है, ह्यूमरस होते हैं, अपने से एज जो बड़ी होती है, जिनकी दोस्त इनके वो बनते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें इंटेलेक्चुअली ब्राइट लोगों में पाई जाती है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। दूसरा है टैलेंटेड चिल्ड्रन, यानी सचिन तेंदुलकर हो सकते हैं, आज क्या है, टैलेंटेड है किसी एक फील्ड में, मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्रिएटिव चिल्ड्रन भी एक प्रकार है गिफ्टेड चिल्ड्रन का। क्रिएटिव चिल्ड्रन यानी कुछ नया करना, कुछ डिफरेंट करना, है ना। एमएफ हुसैन क्या पेंटिंग बनाते हैं बहुत अलग सी, क्रिएटिविटी, कुछ डिफरेंट। तो ये तीनों ही प्रकार गिफ्टेड चिल्ड्रन के अंदर आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जब गिफ्टेड की बात होती है तो ये अंडरस्टूड होता है कि बात हो रही होगी इंटेलेक्चुअली ब्राइट की, जिसका आईक्यू ज्यादा है। ठीक है ना, इनमें भी आईक्यू ठीक ठाक ही होता है, ऐसा नहीं है कि खत्म हो चुका है बिल्कुल, रिटायर्ड बच्चा क्रिएटिव नहीं होता। ठीक है ना, तो ये एक बेसिक सी बात है। हमको इनके लिए स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम नहीं, फ्लेक्सिबल करिकुलम लेकर के आना है, ताकि उनके अंदर जो क्षमता है वो बाहर निकल के आ सके। क्वेश्चन नंबर 20 वैसे भी सभी बच्चों के लिए हमें यही करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इन ऑर्डर टू मीट नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ऑटिज्म, एक बच्चा है जिसको ऑटिज्म है, या कुछ बच्चे हैं जिनको ऑटिज्म है। ऑटिज्म क्या है, ये भी एक तरह का विकार है, प्रॉब्लम है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है ना, अगर हम कोई कहे ठीक हो सकता, नहीं ठीक नहीं हो सकता, कंट्रोल हो सकता है। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज लाइकली टू बी इफेक्टिव, यानी अगर ऑटिस्टिक बच्चा है, स्वालीनता है किसी को, तो कौन सा एक तरीका है, कौन सी स्ट्रेटजी बेहतर होगी उसको समझाने के लिए, क्योंकि पढ़ाना तो उसको भी इंक्लूसिव क्लासरूम में सबको इंक्लूड करना है। बी कंसिस्टेंट इन अप्रोच ऑफ टीचिंग, यानी अधिगम उपागम में निरंतरता रखना, यानी रोज मेथड्स चेंज ना कर